नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका डीडी किसान पर प्रसारण होने वाला शो आज गांव की बात। जी हां, आपको बता दें आज गांव की बात, जहां पर चर्चाएं होंगी गांव की, किस प्रकार से शहरीकरण और ग्रामीकरण के ये जो बीच का जो सफर है कहीं हमारे से छूट ना जाए, इस पर हम काम करेंगे और बात करवाने वाले हैं आपकी बहुत सारे दिलचस्प पहलुओं पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांधी जी के स्वप्न का भारत, जिसको साकार कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक नया आयाम दिया है। जी हाँ, आपको बता दें गांव की बात, इतना तो हमें पता चल ही गया है कि गांव और शहर जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन पहलुओं के अंतराल को हम आपके विषय में दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बात करने वाले हैं हम खेत खलिहानों की, बात करेंगे बीज और फसलों की, और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से भी हम बात करेंगे और वो सारी चीजें आप तक पहुँचाने वाले हैं। बहुत दिलचस्प होने वाला है ये कार्यक्रम। मूंग की खेती। मूंग दलहनी फसलों में एक प्रमुख फसल है। यह शक्तिवर्धक दाल फसल है। इसमें पोषक तत्व और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। मूंग दाल में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 13% फैट और अल्प मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। मूंग बुखार और कब्ज के लिए काफी लाभकारी होती है। मूंग खेती मुख्य रूप से राजस्थान में की जाती है। राजस्थान की जलवायु मूंग की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी मूंग की खेती की जाती है। मूंग की खेती कम लागत और समय में खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में आसानी से की जा सकती है। रबी फसल की कटाई के बाद किसानों के खेत खाली हो जाते हैं। अगली फसलों की बुआई से पहले खेतों को खाली छोड़ने से अच्छा है कि खेतों में किसान गर्मी के सीजन में मूंग की बुआई कर लें। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उच्च तापमान को सहन कर सकती है और ये जल्दी पकने वाली फसल है। खास बात यह है कि मूंग जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे अगली फसलों से बढ़िया उत्पादन प्राप्त होता है। मूंग की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मटियार भूमि को उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 7 से 8 के बीच होना चाहिए। मूंग की फसल की बुआई जुलाई महीने के पहले हफ्ते से महीने के अंत तक करना उपयुक्त माना गया है। यदि किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुआई मार्च के पहले हफ्ते से अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक कर लेनी चाहिए। मूंग की फसल की बिजाई करने से पहले खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए हैरो या मिट्टी पलटने वाले रिजर हल एवं डिस्क हैरो से पहली जुताई करनी चाहिए। दीमक के नियंत्रण के लिए खेत में क्यूनाल फास 1.5% चून 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर कल्टीवेटर या रोटावेटर की मदद से एक जुताई करें। मूंग के बीजों को खेत में बोने से पहले 3 ग्राम थायरम फफूंदनाशक दवा प्रति किलो बीज में जरूर डालें। इसके अलावा 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर को 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ के साथ गर्म कर ठंडा होने पर मूंग के बीजों को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद उपचारित मूंग के बीजों को 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए बिजाई करें। फसल की बुआई के 1 या 2 दिन के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन यानी स्टोम्प की बाजार में उपलब्ध 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई कस्सी से कर देनी चाहिए या इमेंसी थाइपर यानी परसूट की 750 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अलावा कीटनाशक का प्रयोग भी समय समय पर किया जा सकता है। मूंग की कई किस्मों में RMG 62, RMG 268, RMG 344, SML 668, गंगा 8, GM 4 मूंग के 851 प्रमुख हैं। किसानों के लिए मूंग की खेती हर तरफ से फायदेमंद है।
यहाँ पर मूंग की खेती की गई है। लहलहाती फसल को देखने मात्र से पता चलता है कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की होगी। सफल किसान में से एक हमारे साथ में देवस्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं जी कि बाबा किस वक्त ये खेती की जाती है, कौन से महीने में? मैम, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का नियम ये है, 3 प्रकार की फसल होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो ये जो मूंग की प्रेजेंट में जो खेती है, ये रबी की फसल में आती है। इसकी बुवाई फरवरी के लास्ट वीक, मार्च के फर्स्ट वीक में जो हो जाती है, वो फसल जल्दी से तैयार हो जाती है। वो जून के महीने में और जून से पहले भी टूटनी शुरू हो जाती है। ये 2 प्रकार की होती है इसकी कटाई। एक तो इसकी फलियों को चुनते हैं, दोबारा इसको जो अगर ज़्यादा खेती होती है उसे कंबाइन मशीन से कटाते हैं उसको। और एक होती है खरीफ की जो है मूंग, वो जो है बाजरा, धान, मक्का और तुम्हारी अरहर, उड़द, उनके साथ बोई जाती है। कितनी जगह में लगाते हो आप इसको? 5 किलो बीज जो है 1 एकड़ के लिए होता है। 5 किलो बीज, 5 किलो बीज की अगर बात करें कीमत की, तो कितने रुपए की कीमत पड़ती है? कम से कम जो है 750 के करीब 1 एकड़ का बीज आता है। कितने दिन की मेहनत की जाती है? किस प्रकार से प्रक्रिया स्टार्ट होती है? कैसे स्टार्ट करते हो आप? लगभग इसमें 3-4 महीने का वक्त लग जाता है। इसमें पहले इसकी पलेवा की जाती है, पलेवा करके फिर उसमें बीज को जो है हाथ से छिड़काव किया जाता है। फिर इसको 2 बार मशीन कल्टीवेटर से ट्रैक्टर द्वारा जुताई करके और उस पर पटेला लगा करके और तब ये उपज हो जाती है। तब इस पर फूल थोड़ा छिड़काव होता है, तब इसकी सिंचाई होती है। कितने एकड़ में आप काम कर लेते हो एक जने, या ज्यादा अभी लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें? अब तो आधुनिक युग है, मशीन द्वारा होता है। किसान तो अब तो जो चाहे आप जो है जितना भी उसके अंदर क्षमता हो मशीन से कंट्रोल कर सकता है, उतनी खेती भी कर सकता है किसान। ये तो आधुनिक मशीनों का युग हो गया है। अब किसान हाथों से काम नहीं करता है। इसमें हाथों से काम करने के लिए किसान के पास नहीं है लेबर इतना, ये मजदूरी पर लेबर लाते हैं या कंबाइन द्वारा कटाते हैं। पहले की कृषि में और अब की कृषि में क्या फर्क लगा आपको? खेती में सुधार हुआ है? काफी सुधार हुआ है। पहले तो सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, बरसात के ऊपर या कुआओं से सिंचाई होती थी। आपने नहीं देखा, जहाँ नहर बम्बा होता है वहाँ ढैकुली से सिंचाई होती है। और फिर वो इधर जो पेड़ खड़ा हुआ, यहाँ पर एक कुआं है, इसमें पहले रेट चलता था, उसमें बैल चलते थे, उससे सिंचाई होती थी। अब बोरिंगों से खेती हो रही है और समर लग गई है, बोर भी खत्म हो गए, हमारे वाटर लेवल नीचे चला गया काफी। अब समर लगा हुआ है, समर से उसकी खेती हो रही है। पहले जमीन जो है वो ढलान थी, उसको समतल कर लिया गया। कितने एकड़ की खेती की आपने इस बार? मूंग की है लगभग आपको बता मैं 2 और 3, 4 एकड़ है। 4 एकड़। हाँ। कितना खर्चा हुआ अब तक खेती करने में? खर्चा में आप लगाइए कि हमारे यहाँ 650 प्रति एकड़ के हिसाब से तो जुताई होती है और 60 रुपये 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस पे वो चलता है। 100 रुपये घंटे का पानी मिलता है। कितना खर्चा हो जाता होगा? औसतन इसमें लगभग मानिए कम से कम 1500 रुपये प्रति बीघे का खर्चा आ जाता है मूंग के लिए। और आमदनी? आमदनी अगर फसल बढ़िया तरीके से गिड़ान नहीं लगी है, इसकी सही देखभाल हो जाए और फिर भी प्रकृति का नियम सही रहे तो इसमें इनकम अच्छी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा देवस्वरूप शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का हमारे साथ में पूरा प्रयास किया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बाजरे की लहलहाती फसल जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। सुपर फूड्स मिलेट्स की दुनिया। हमारे स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स एक बहुउपयोगी अन्न है। मिलेट्स को सुपर फूड और श्री अन्न भी कहते हैं। मिलेट्स के उपयोग और खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की पहल की है, जिसकी वजह से इन दिनों एक बार फिर से मोटे अनाज की मांग बढ़ने लगी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस वर्ष मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कूटू को आम बोलचाल में मोटा अनाज कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें मिलेट्स कहा जाता है।
मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए जितने लाभदायक हैं, इनकी खेती भी उतनी ही सहज है। मोटे अनाज अपने पोषण से भरपूर गुणों के लिए तो जाने ही जाते हैं, तो वहीं किसान सीमित साधनों में भी मोटे अनाज की खेती कर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। मेहनत तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये जुताई करनी पड़ती है। जुताई के बाद में निराई कोई करता नहीं है, एक आध बार खरपतवार की दवाई दे दी ना तो कोई बात ना, और पानी लगाते रहें किसान और फिर देखते रहें। असल में मोटे अनाजों का महत्वपूर्ण गुण उनकी बुआई और उपज ही है। इसकी खेती करने के लिए ना तो बहुत अधिक भूमि की तैयारी करने की जरूरत है और ना ही बहुत अधिक सिंचाई की। असिंचित भूमि में भी इनकी खेती संभव है। मोटे अनाज अन्य फसलों की तुलना में 2.5 गुना कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं। बाजरे की खेती शुष्क और कम बारिश वाले इलाकों में खूब होती है। बाजरा के लिए गर्म जलवायु काफी उपयुक्त होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती हो जाती है। बाजरा की फसल में सूखा सहन करने की क्षमता होती है। बाजरा की अच्छी पैदावार के लिए 22 से 28 सेंटीग्रेड तक का तापमान उपयुक्त रहता है। सिंचित क्षेत्रों में गर्मियों में बुआई के लिए मार्च से मध्य अप्रैल उपयुक्त समय है। ये मार्च के महीने में बुआई होती है। ये जो है आलू के और लहाया के खेत में बुआई की जाती है। इसमें 5-6 पानी लगभग लग जाते हैं और फिर ये जून के महीने में पक करके तैयार हो जाती है। फिर इसे किसान अपनी को काट लेता है। दक्षिण भारत में रबी मौसम के दौरान अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है। बाजरा की खेती राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में खूब होती है, क्योंकि बाजरा की खेती लाल, काली और दोमट सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। जल जमाव वाली मिट्टी में इसकी खेती नहीं हो पाती है। बाजरा की उन्नत किस्मों में KVH 108 यानी MH 1737, GVH 905 यानी MH 1055, कावेरी सुपरवोस यानी MH 1553, जवाहर बाजरा प्रमुख है। दोस्तों, गांव को सशक्त किए बिना हम एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में। पशुधन। गांव में खेती और पशुपालन 2 मुख्य व्यवसाय हैं। किसानों के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी एक प्रमुख आय का स्रोत है। सरकार ने भी किसानों की जरूरत को समझते हुए खेती के लिए फसल बीमा योजना तो पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है। आज जिस तरह से पशुओं की कीमत बढ़ी है, खासकर दुधारू पशुओं की, ऐसे में अगर पशुओं को कुछ हो जाए तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। सांप काटने, बाढ़ और अन्य कारणों से पशुओं को खोने की वजह से बीमा योजना में किसानों को उपयुक्त राशि का लाभ मिलता है। इसके अलावा रोग और बीमारियों में भी पशुधन बीमा योजना का लाभ मिलता है। किसानों का ख्याल रखते हुए खास बात ये भी है कि पशुधन बीमा में किसानों को सिर्फ आधा प्रीमियम ही देना होता है। बाकी का आधा प्रीमियम केंद्रीय सरकार जमा करती है। इसके अलावा वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए राष्ट्रीय पशुधन मिशन को सतत, सुरक्षित और न्याय संगत पशुधन विकास के माध्यम से पशुधन पालकों और किसानों, विशेष रूप से छोटे धारकों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया था। यह व्यापक रूप से पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलापों और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण को कवर करता है। मिशन के प्रमुख परिणाम आहार और चारे की मांग और उपलब्धता में अंतर को कम करना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और सुधार करना, सतत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उच्च उत्पादकता और उत्पादन, विशेष रूप से वर्षा वाले क्षेत्रों में और भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना,
जागरूकता में वृद्धि करना, जोखिम कवरेज में सुधार करना और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बेहतर पशु उत्पाद उपलब्ध कराना पशुपालकों का समग्र सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन के योगदान की बात करें तो भारत का पशुधन क्षेत्र वर्ष 2014-15 से 2020-21 स्थिर कीमतों पर इस दौरान 7.9% की CAGR दर से बढ़ा और कुल कृषि जीवीए यानी स्थिर कीमतों पर इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 24.3% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 30.1% हो गया। पशुधन न केवल आर्थिक रूप से लाभप्रद और परिवारों के लिए भोजन और आय का एक विश्वसनीय स्रोत है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों को रोजगार भी प्रदान करता है, जो फसल के खराब होने की स्थिति में बीमा के रूप में कार्य करता है। साथ ही एक किसान के स्वामित्व वाले पशुधन की संख्या समुदाय के बीच उसकी सामाजिक स्थिति को भी निर्धारित करती है। पशु के बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। जंगल जाते हैं, चारा लाते हैं, काट के कूटते हैं और उनको नहलाते हैं और फिर उनकी सानी करते हैं, उनको खिलाते हैं और इसके बारे में जब भी चाहे दूध और दही खा सकते हैं। और इस पशुओं में एक बीमारी और है, तो जो सरकार बीमा करती है, कानों में छल्ले पाड़ती है, तो इसलिए कि पशु बीमार भी हो जाता है और मर भी जाते हैं, तो किसान को बहुत हानि आती है। ये जो पशु आपने खरीदा होगा, कितने में खरीदा हमने 80,000 का या 60,000 का या 90,000 का। तो इसके सिक्योरिटी के लिए क्या करवाया आपने? बीमा करवाया? बीमा करवाया। अच्छा, कैसे करवाया ये बीमा? बीमा करवाया, डॉक्टर आते हैं अस्पताल से और वो लिख के और कानों में छल्ला डाल जाते हैं कि आपका पशु बीमार हो जाए, बाई चांस खत्म हो जाता है तो हमारे पास सूचना दें, तो उसमें सरकार फायदा करेगी। बीमा के लिए क्या कुछ दस्तावेज चाहिए? कुछ पैसे देते हैं। तो बीमा के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं इन पशुओं का? कैसे होता है? फोटोज क्लिक होते हैं? हाँ, खींच के ले जाते हैं, फोटोज क्लिक करके लेके जाते हैं। अच्छा, इसकी नंबर भी लिखा जाता है। कितने पैसे देने पड़ते हैं बीमा के लिए? इसके पशु के बारे में कोई पैसा नहीं दिया जाता, फ्री में होता है ये। उसके बदले में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इस बीमा का लाभ लिया हो अब तक? नहीं, हमने तभी कोई लिया नहीं, हमारे कोई पशु नहीं मरा जी। तो और कोई आपके अगल बगल वाले जिसकी जानकारी हो कि उनके पशु मर गए हों, तो उनको कितना लाभ मिला? उनकी जानकारी थे कि बुट्टे बैठे, इनके पशु मरे थे, एक छप्पड़ में बंधे हुए थे, उसमें आग लग गई थी, वो पशु जल के मर गए थे, तो सरकार ने उनको रक्षा करी थी और पशुओं के पैसे दिए वापस। अच्छा, लगता है कि ये कारगर है, ये बीमा बहुत आप लोगों के लिए लाभान्वित। भारत में दुग्ध यानी डेयरी सबसे बड़ा एकल कृषि उत्पाद है। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान है और यह 80 मिलियन डेयरी किसानों को रोजगार प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम जी, आपका इतनी वैल्यूएबल जानकारी आपने हमारे दर्शकों से शेयर करी। अगली बातचीत में अगर हम बात करें तो अब हम जाने वाले हैं राष्ट्रीय नहीं अभी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ केसी बंसल जी जुड़ रहे हैं, जो कि गेहूं के वैज्ञानिक हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर केसी बंसल, जो कि सेक्रेटरी है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और फॉर्मर डायरेक्टर है NDPGR पूसा न्यू दिल्ली। सर, प्रथम मैं स्वागत करती हूँ सर आपका अपने चैनल में। नमस्कार सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, भारतवर्ष में गेहूं की कितनी किस्में उगाई जाती है? हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो अलग अलग संस्थान वीट पर, गेहूं पर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने करीब करीब 400 से भी ज़्यादा किस्में बनाई हुई हैं जो अलग अलग एरियाज़ में उगाई जाती हैं हमारे फार्मर्स द्वारा। सर, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, गेहूं की कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा फसल हमारे इंडिया में भारतवर्ष में जोन्स हैं अलग अलग, जैसे नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन्स हैं। इन दोनों जोन्स में जबकि करीब 30 मिलियन हेक्टेयर में हमारे यहाँ पूरी खेती होती है जो गेहूं की, उसमें से करीब करीब 21 मिलियन हेक्टेयर इन्हीं दो जोन्स में होती है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन, नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन। और इन जोन्स में जो 2-3 वैरायटी जो ज़्यादातर प्रचलित हैं वो हैं HD 2967 और HD 3086, और अभी हाल ही में एक नई वैरायटी आई है DBW 187, उसकी भी काफ़ी डिमांड है। और ये तीनों वैरायटी
ज़्यादातर इस एरिया में ग्रो की जा रही हैं जी। और इनमें कुछ गुणवत्ता है इन किस्मों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये ग्रो की जा रही हैं। एक तो इनकी पैदावार बहुत अच्छी है, अगर हम सही समय से इनको सिंचाई दें, जो कि 5 सिंचाई इनको ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी 6 भी, तो इनकी जो पैदावार है वो 7 टन्स पर हेक्टेयर तक भी जा सकती है, जबकि ऑन एन एवरेज हमें 5.4 टन्स पर हेक्टेयर मिलती है। भारतीय जलवायु के अनुसार कौन सी किस्म गेहूं की सबसे ज़्यादा लाभकारी है? सबसे ज़्यादा लाभकारी HD 2967 जैसे मैंने आपको पहले बताया वही है, उसके बाद HD 3086 और अभी जो PBW 387 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी प्रचलित होती जा रही है सबसे ज़्यादा, इसलिए क्योंकि उसमें जो ये प्रकोप होता है रस्ट का गेहूं में, वो होता है एक लीफ रस्ट, एक होती है येलो रस्ट, उसका प्रकोप इसमें आज के दिन बिल्कुल नहीं है। ये जो नई वैरायटी में PBW 387 की जो बात कर रहा हूँ, और तो इसमें ये 3 वैरायटी हैं जो सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में प्रचलित हैं। गेहूं उत्पादन में भारत विश्व के कौन से स्थान पर है? भारतवर्ष दूसरे स्थान पर है, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में। सबसे पहले स्थान पर है चाइना, लेकिन पूरी कोशिश जारी है भारतवर्ष में। हमारे यहाँ पूरा अच्छी तरह से रिसर्च हो रही है, पूरे संस्थान इसमें जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी 7 टन्स पर हेक्टेयर से भी ज़्यादा पैदावार बढ़े। आज के दिन जब हम बात करें 22-23 की या 23-24 की जो हम लोग पैदावार के बारे में अगर बात करें तो 114 मिलियन टन हमें वीट मिलने की संभावना है। 114 मिलियन टन जो कि नंबर 2 पर है चावल के बाद। और हमारी अगर टोटल पैदावार की बात करें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की तो 333 के करीब अगर हम अनुमानित लगाएं तो उसमें से 114 और 121 गेहूं और चावल की ही प्रोडक्शन हमें मिलती है। आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे वो गेहूं की कौन सी किस्म उगाकर ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें? सबसे पहली बात तो ये इसमें है कि एक पर्टिकुलर डेट ऑफ सोइंग होती है गेहूं की, जो कि 15 नवंबर के आसपास है। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर किसान भाई बहन हमारे उस 15 नवंबर के आसपास ही अगर गेहूं को लगाया जाए और खेत को तैयार कर लिया जाए उसी समय से तो अच्छा रहता है। कभी कभी हम समझते हैं कि वो लेट हो जाती है अगर बुआई गेहूं की, तो प्रोडक्शन पर फ़र्क पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि सही समय से हमें वो लगानी चाहिए 15 नवंबर के आसपास। उससे क्या होता है कि जो फरवरी मार्च में जो गर्मी होती है, उस गर्मी की जो एक उसके ऊपर जो मार पड़ती है गेहूं पर, उससे वो बच जाती है अगर हम टाइमली उसको लगाएं। दूसरा ये है कि इसमें इरिगेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जबकि रिसर्च जारी है कि आज के दिन हम किसानों को 5 इरिगेशन लगाने के लिए कहते हैं, जिससे पूरी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है किसानों को मिलती है। लेकिन अभी जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है IRI, जहाँ हम लोग आज बैठकर बात भी कर रहे हैं, तो उसमें रिसर्च ऐसी चल रही है कि 3 इरिगेशन से भी हमें उतनी पैदावार मिले जो कि 5 इरिगेशन से मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि अगर हम उसको टाइमली सो नहीं करते हैं, दिसंबर या जनवरी में भी कभी कभी अगर हो जाती है, तो वो फरवरी मार्च की बजाय अप्रैल में भी उसको अगर पकाई तक वो चली जाती है, तो उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें टर्मिनल हीट टॉलरेंस जिसको कहते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हमारे यहाँ रिसर्च चल रही है। नई वैरायटी जैसी डेवलप होने की संभावना है कि जिसको हम लोग हीट की जो मार जो पड़ती है गेहूं में, उससे बचा जा सके। किस जोन में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार की जाती है और इसे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के शोध चल रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, जिसमें कि बहुत से ज़्यादा गेहूं की प्रोडक्शन होती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन्स में बताया, जैसे मैंने पहले आपको 11 मिलियन हेक्टेयर हम गेहूं में लगाते हैं, उसमें अच्छी प्रोडक्शन होती है और भी उसे बढ़ाने की संभावना है। रिसर्च हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में चल रही है। जैसे मैंने देखा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जैसे 7 टन्स पर हेक्टेयर की पैदावार होती है, क्या उसको हम 8 टन्स तक भी, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 8 या 9 टन्स भी ले जा सकते हैं कि नहीं, जबकि हमारी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो 3.4 है। एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारे गेहूं की अगर हम पूरे भारतवर्ष में लें तो 3.4 टन्स पर हेक्टेयर से अगर हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, या 5, 6, 7 जो मैक्सिमम हार्वेस्ट हम कर सकते हैं पर्टिकुलर एक वैरायटी की, अगर उसको हम पूरे इंडिया के जोन्स में भी उतनी प्रोडक्टिविटी अगर हमें हासिल कर पाएँ तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो उसके लिए हमें नई नई किस्में बनानी होती हैं, नई नई किस्में बनाई जा रही हैं। ज़्यादातर जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग का एक रूट है, एक जो जिससे ग्रीन एवोल्यूशन की वैरायटी के समय से वैरायटी बनती आ रही हैं, उस पर ज़्यादा रिसर्च हो रही है।
लेकिन साथ साथ में मुझे खुशी ये भी है किसान भाइयों बहनों को बताते हुए कि नई टेक्नोलॉजी द्वारा भी हम नई तरह की किस्म गेहूं की और बाकी क्रॉप्स की भी बनाने में सक्षम हैं। जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, जिसमें कि पैदावार बढ़ाने की संभावना है, कम इरिगेशन से भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, और टर्मिनल हीट टॉलरेंस जिसमें कि वो गर्मी की मार इतनी ना पड़े और उसको फर्टिलाइज़र्स या खाद भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, और उस तरह की किस्म भी नई नई बनाने की कोशिश की जा रही है। और उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाई बहन लोग कम लागत से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं ताकि उनकी आमदनी भी बढ़े और उनका कम समय भी लगे, और उससे हमारे पूरे भारतवर्ष में जो आज के दिन हम 114 मिलियन टन जो गेहूँ प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, क्या हम एक लक्ष्य रख सकते हैं कि 130-40 मिलियन टन तक भी इस नई टेक्नोलॉजी द्वारा वहाँ तक हम पहुँचें। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, अभी हम कृषि वैज्ञानिक केसी बंसल सर को सुन रहे थे। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और भी कोई अगर आपके प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं।